My name is Sapna Salar, Assistant Professor, Rajkumar Goyal Institute of Pharmacy, Ghaziabad. In today's video, I will be taking up Unit 1 of Pharmacognosy and Phytochemistry 2. The code is BP504T. So, the first topic of Unit 1 is Basic Metabolic Pathways, and in this Basic Metabolic Pathways, we will be studying the different metabolic pathways of secondary metabolites. See, there are different types of metabolites which are synthesized in the plant body. There may be primary metabolites or they may be secondary metabolites. But in this topic here, in our topic, we will be studying mainly about the secondary metabolites. So, before going on to the different metabolic pathways, we will first see what are the important terms which we will be coming across during studying these metabolic pathways. So, in this, the first definition is, the first term is biosynthesis. So, what is biosynthesis? It is the process of formation of large organic molecules from smaller ones through various biochemical or metabolic reactions that take place in a living organism. So, biosynthesis होता क्या है? ये एक प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शंस का, एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसमें कि बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और इन रिएक्शंस को, इन केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। एंड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मेटाबॉलिक पाथवेज। सो व्हाट आर दीज मेटाबॉलिक पाथवेज? जिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, द सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन प्लांट सेल्स leading to the formation of primary and secondary metabolites. These metabolic reactions, they are enzyme catalyzed. Okay, so ये metabolic reactions जो कि सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनकी सीरीज़ को फिर हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। सो प्लांट के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दोनों की ही फॉर्मेशन होती है, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं इन मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंजाइम कैटलाइज्ड होते हैं, ठीक है। दीज आर एंजाइम कैटलाइज्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, नाउ विल सी व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब हमने पिछली डेफिनेशन में ये देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन होती है, बट ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं? व्हाट आर देयर? व्हाट आर दीज मेटाबोलाइट्स? सी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द जनरल ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, एंड दे आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज फूड बाय मैन, एंड दे आर थेरेप्यूटिकली इनएक्टिव, ठीक है। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ये मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो प्लांट बॉडी में बनते हैं, और ये एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उसको एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। दे यूज़ द प्राइमरी मेटाबोलाइट, दे कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड एज फूड बाय मैन। फॉर एग्जाम्पल शुगर्स, ठीक है। शुगर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। अमाइनो एसिड्स, देन लिपिड्स आर ऑल्सो one of the important primary metabolite which can be used as food by man. Then many nucleic acids means RNA and DNA. So these all types of primary metabolites, they are synthesized inside the plant body. Then secondary plant metabolites. What are secondary plant metabolites? They are synthesized from the primary metabolites. Okay, secondary metabolites जो होते हैं वो primary metabolites से ही बनते हैं, और ये actually प्लांट के लिए इतने यूज़फुल नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट,
but yes, they perform some other functions in the plant, like they may serve a defensive function. ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है प्लांट का, उसमें ये इनका रोल, दे प्ले अ रोल इन दैट, कि जैसे कि मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई इंसेक्ट्स हैं या कोई और हर्बीवोर्स हैं या कोई और डेंजर है प्लांट को, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए जो प्लांट है कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस या कुछ ऑफेंसिव ओडर्स वाले, ऑफेंसिव स्मेलिंग सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि these microorganisms, insects और herbivores जो हैं they remain away from the plant, so they serve as a defensive function. और इसी तरह से pollination भी एक pollination जो है वो भी एक function हो सकता है of these secondary metabolites. pollination में भी ये help कर सकते हैं, and also in certain environmental stress conditions like drought and extremes of temperature. ठीक है, टेम्परेचर कभी कभी कम या ज़्यादा हो सकता है, तो हो सकता है प्लांट की रिक्वायरमेंट वो ना हो उस टेम्परेचर कंडीशन की, तो उस केस में भी ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं कभी कभी रोल प्ले करते हैं. अब हम देखेंगे कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये बनते कैसे हैं और कौन कौन से मेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, किस पाथवे के थ्रू ये बनते हैं. मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बनते हैं. अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की. ओके, तो उससे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जाने से पहले आप ये देखें कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है. ओके, फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर होता है, और फोटोसिंथेसिस के एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस ये शुगर बनता है यहाँ पर, विच इज़ नथिंग बट द ग्लूकोज. ठीक है, नाउ दिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन द प्लांट बॉडी. ये ग्लूकोज अब बन चुका है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि एक एनर्जी फॉर्म है प्लांट के अंदर. ओके, स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म. ये ग्लूकोज अब क्या करता है, ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है प्लांट बॉडी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा भी होगा. तो ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर एंटर करता है, जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनटू डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, डिफरेंट इंटरमीडिएट्स. ओके, सो ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इट विल फॉर्म फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. यू कैन सी हियर. Through glycolysis, it will form phosphoenol pyruvate. From phosphoenol pyruvate, pyruvate is formed, and from that acetyl coenzyme A. So the last product which is formed in glycolysis is pyruvate. Okay, तो ये different intermediates, यहाँ पे और बहुत सारे intermediates होते हैं, but we have only considered the intermediates which are going to participate further in different biosynthetic pathways of the secondary metabolites. So हमने वही intermediates यहाँ पर consider किए हैं, सभी intermediates हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं. So we get phosphoenol pyruvate through glycolytic pathway, and then pyruvate, and then acetyl CoA. Okay, so this acetyl CoA is going to enter further into the TCA cycle. TCA cycle के अंदर एंटर करेगा, और TCA cycle में भी जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जब यहाँ पर ये शुगर बना है, ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज जो है इससे फॉर्मेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन जब होती है तो इससे पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं. ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स आर अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो इसके एग्जांपल्स देखिए, स्टार्च एंड सेलुलोज आर द टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, प्लस न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड in this pathway. Okay, from glucose these carbohydrates are formed, and these are the categories of the carbohydrate forms that are formed. अब ये carbohydrates जो हैं आपको पता है, these are the sugars. Okay, so in carbohydrates से फिर आगे glycosides की formation होती है. Glycosides जैसे कि आप जानते हैं, glycosides are formed by the combination of an A glycon and a glycon. Okay, so the glycon part is what? Nothing but a sugar. So ये sugar part जो है glycon का, this glycon part
is the sugar part. This glycan part comes from the carbohydrate. Okay, so हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लाइकोसाइड्स की फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. नेक्स्ट, दिस ग्लूकोज, नाउ एक तो हमने ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोसाइड्स की फॉर्मेशन देखी, उसके बाद ये ग्लाइकोसाइड्स जो है, ये ग्लूकोज जो है, ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में भी एंटर करता है. ओके, दिस ग्लूकोज एंटर्स इनटू द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे फॉर्मिंग एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट. ओके, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनता है. ये एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, और इसमें यहाँ पर ये एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ग्लाइकोलिटिक पाथवे का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट दोनों कंबाइन होकर शिकमिक एसिड पाथवे के अंदर एंटर करते हैं. ओके, शिकमिक एसिड पाथवे जो है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पाथवे अगेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वालिन. ओके, स्क्वालिन की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है. और प्लस एरोमेटिक अमाइनो, सॉरी not squalene, sorry, the shikmic acid pathway, it is important pathway for the formation of aromatic amino acids. Okay, aromatic amino acids, and in aromatic amino acids से further फिर alkaloids और peptides की formation होती है. और इसी shikmic acid pathway के थ्रू फिनाइल प्रोपेनॉइड डेरिवेटिव्स या फिनाइल प्रोपेनॉइड कंपाउंड्स की भी फॉर्मेशन होती है, जैसे कि लिग्निन्स, फ्लेवेनॉइड्स, कॉमरिन्स एंड टैनिन्स. ओके, सो दीज आर फॉर्म्ड. और ये शिकमिक एसिड पाथवे का एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है शिकमिक एसिड. ओके, इट इज़ फॉर्म्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द शिकमिक एसिड पाथवे, और इस शिकमिक एसिड के थ्रू ही इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब यहाँ पर पाइरुवेट से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है वो एंटर होता है, दैट विल एंटर इनटू द एसिटेट मेलोनेट पाथवे एंड द एसिटेट मेवलोनेट पाथवे. ओके, एसिटेट मेलोनेट पाथवे जो होता है दैट इज इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स. एंड एसिटेट मेवलोनेट पाथवे, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो दो पाथवेज में एंटर करता है, अलग अलग पाथवेज में, एसिटेट मेलोनेट पाथवे और एसिटेट मेवलोनेट पाथवे. एसिटेट मेलोनेट पाथवे का इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है मेलोनाइल कोए, और एसिटेट मेवलोनेट पाथवे का इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है मेवलोनिक एसिड या मेवलोनेट. ओके, और मेलोनाइल कोए से मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की सिंथेसिस होती है, और एसिटेट मेवलोनेट पाथवे से आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है, आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड्स एंड स्टीरॉइड्स. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम the intermediates of different cycles. Okay, different primary metabolites की जो cycles हैं उनके intermediate से different secondary metabolites की synthesis होती है. Next, the pathway, this pathway is used by plants in bacteria and fungi. The shikmic acid pathway, we'll study about the shikmic acid pathway. ये pathway जो है प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर ही होता है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर ये नहीं होता है. और इस पाथवे से मेनली फिनाइल प्रोपेनॉइड यूनिट्स की फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस होती है, जो कि C6C3 यूनिट्स होते हैं. C6 मतलब एरोमेटिक रिंग एंड C3 इज द प्रोपेन चेन विच इज अटैच्ड टू द aromatic ring, so it becomes C6C3 unit. Okay, so these C6C3 units are used up in the formation of aromatic amino acids, namely phenylalanine, tyrosine and tryptophan. Okay, phenylalanine और tryptophan जो है वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं. टायरोसिन को जो है वो नॉन इसेंशियल में ही काउंट किया जाता है. इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं. कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि देयर आर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर फॉर्म्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अराउंड 20 अमाइनो एसिड्स आर देयर. और ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं ये प्लांट बॉडी जो है खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो सारे 20 अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाती है. इसमें से जो 9 अमाइनो एसिड्स हैं वो ह्यूमन बॉडी
या एनिमल बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से जो है उनको उन 9 अमाइनो एसिड्स को इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में डाला गया है, और ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स फिर ह्यूमन बींग्स को अपनी डाइट से कंज्यूम करने पड़ते हैं, दे हैव टू टेक इट इन द डाइट। तो अगर डाइट से टायरोसिन की फुलफिलमेंट नहीं होती है, टायरोसिन अमाइनो एसिड अगर नहीं फुलफिल हो पाता है इसकी रिक्वायरमेंट, देन एक्चुअली दिस टायरोसिन इज फॉर्म फ्रॉम द फिनाइलएलानाइन, ठीक है। तो अगर इसकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है, देन टायरोसिन हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम द डाइट, ओके। What I am trying to say is that phenylalanine is used up in the formation of tyrosine, okay. But sometimes when phenylalanine is, there is a deficiency of phenylalanine in the body, so tyrosine will also not be formed, ठीक है ना। तो जब टायरोसिन फॉर्म नहीं होगा तो इसकी भी रिक्वायरमेंट फिर डाइट से पूरी होगी। So then they are categorized into the essential, all three are categorized into the essential amino acids, and then they are important for the synthesis of alkaloids, phenolic compounds, coumarins, flavonoids and tannins. So these are all the compounds which are formed from these pathways, okay. alkaloids और ये phenolic compounds जो हैं, coumarins हो गए, flavonoids हो गए, tannins हो गए, ये सब जो हैं इसी पाथवे के थ्रू बनते हैं। Next is shikimic acid is named after a highly toxic Japanese flower called as Shikimi anisetum, okay. Shikimic acid जो है ये इसका नाम जो आया है, ये आया है एक बहुत ही टॉक्सिक जापानीज फ्लावर है जिसका नाम है शिकमी एनिसेटम, ओके, जिससे ये पहली बार आइसोलेट किया गया। सो ये बहुत ही टॉक्सिक प्लांट होता है, फ्लावर होता है, जिससे इसको आइसोलेट किया गया। एंड दिस शिकमिक एसिड एक्चुअली थ्रू फॉस्फोरिलेशन एंड एलिमिनेशन, बहुत सारे डिफरेंट सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, और उनके थ्रू एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है शिकमिक एसिड पाथवे में जिसका नाम है कोरिज्मिक एसिड, ओके। ये कोरिज्मिक एसिड जो बनता है, दिस कोरिज्मिक एसिड जो फर्दर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह से कोरिज्मिक एसिड की ब्रांचिंग होती है, दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और इन ब्रांचेस से फिर प्रीफेनिक एसिड बनता है रीअरेंजमेंट के थ्रू। कोरिज्मिक एसिड की रीअरेंजमेंट से प्रीफेनिक एसिड बनता है और एंथ्रानिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ओके। कोरिज्मिक एसिड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रीफेनिक एसिड एंड एंथ्रानिलिक एसिड बाय ग्लूटामाइन मीडिएटेड ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, ओके। ग्लूटामाइन, अब ये ग्लूटामाइन जो है ये इन्वॉल्व होता है इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द अमाइन ग्रुप, ओके। अमाइन ग्रुप की इनकॉर्पोरेशन जो होती है वो ग्लूटामाइन के थ्रू होती है। किसी भी बायोसिंथेटिक पाथवे में जो अमाइन ग्रुप ऐड होता है वो ग्लूटामाइन के थ्रू ऐड होता है, ओके। सो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। अब एंथ्रानिलिक एसिड जो यहाँ पर फॉर्म होता है, दिस इज इन्वॉल्व फर्दर इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, ओके। ट्रिप्टोफैन इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड विच गिव्स इंडोल एल्कलॉइड्स, ठीक है। तो इंडोल एल्कलॉइड्स जो हैं वो एंथ्रानिलिक एसिड के थ्रू बनते हैं। Next, prephenic acid on dehydration and decarboxylation forms phenyl pyruvic acid which is the precursor for formation of phenylalanine. ट्रिप्टोफैन की हमने लास्ट स्लाइड में फॉर्मेशन देखी कि किस तरह से वो एंथ्रानिलिक एसिड से उसकी फॉर्मेशन होती है। प्रीफेनिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइलएलानाइन एंड टायरोसिन, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस के थ्रू फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन जो है वो प्रीफेनिक एसिड से बनते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द शिकमिक एसिड पाथवे। नाउ इन दिस फ्लो चार्ट, first you see these are the two precursors, these are the two important precursors, erythrose 4-phosphate and phosphoenol pyruvate, ठीक है। ये दो precursors जो है ये important precursors हैं, precursor compounds हैं जिनसे शिकमिक एसिड पाथवे स्टार्ट होता है, ओके। सो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एसिड कहाँ से आ रहा है हमारे पास? दिस इज कमिंग फ्रॉम द
glycolytic pathway. Okay, phosphoenol pyruvic acid is coming from the glycolytic pathway and erythrose 4-phosphate as you know is coming from the pentose phosphate pathway. पहली स्लाइड्स में हमने देखा था कि किस तरह से पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है ये एरिथ्रोस 4-phosphate. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दिस कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड that is 2-keto 3-deoxy 7-phospho D-glucoheptonic acid. Okay, 2-keto 3-deoxy 7-phospho D-glucoheptonic acid is being formed. किस तरह से फॉर्म हो रहा है ये देखिए, एरिथ्रोस 4-phosphate जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर अटैचमेंट होता है इस CH2 का, यू कैन सी हियर, एंड दिस फॉस्फेट ग्रुप इज बीइंग एलिमिनेटेड एंड this group 3 carbons they are getting attached here. Okay, and this CHO aldehyde group gets converted to CHOH. Okay, so the formation of 2-keto 3-deoxy 7-phospho glucoheptonic acid. This compound glucoheptonic acid इसके फिर साइक्लाइजेशन होती है, और साइक्लाइजेशन किस तरह से होती है देखिए, यहाँ पर अगर हम इस कार्बन को COH के कार्बन को फर्स्ट कंसिडर करें 1, 2, 3, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6 एंड 7. ओके, सो दिस इज द 7th कार्बन. अगर हम इसको यहाँ से नंबर करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पर इस कंपाउंड की साइक्लाइजेशन से 3-डिहाइड्रोक्विनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, और एंजाइम जो यहाँ पर इन्वॉल्व है क्विनिक एसिड की फॉर्मेशन में, डिहाइड्रोक्विनिक एसिड की फॉर्मेशन में, वो होता है क्विनेट सिंथेज एंजाइम. ओके, एंड जो को फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है वो हैं NAD एंड कोबाल्ट. ओके, these are the cofactors which are involved here, and the enzyme is dehydroquinate synthase enzyme. अब dehydroquinic acid से फिर 3-dehydroshikmic acid की फॉर्मेशन होती है. किस तरह से, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होती है, ये जो है OH ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और फॉर्मेशन, और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड हियर एंड 3-dehydroshikmic acid is formed. Right, now this reaction in which dehydroquinic acid is getting converted to 3-dehydroshikmic acid, this is taking place in the presence of enzyme quinate dehydratase. Okay, 3-dehydroquinate dehydratase, क्योंकि dehydration हो रही है यहाँ पर, तो enzyme dehydratase is involved. Then from 3-dehydroshikmic acid, shikmic acid is being formed in the presence of enzyme shikmate kinase. Okay, shikmate kinase की presence में, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड O जो है OH में कन्वर्ट हो जा रहा है. ओके, एंड द शिकमिक एसिड इज फॉर्म्ड. नाउ फ्रॉम दिस शिकमिक एसिड शिकमेट 3-phosphate इज फॉर्म्ड. शिकमेट 3-phosphate में क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली शिकमिक एसिड की फॉस्फोरिलेशन हो रही है. एज यू कैन सी, 1 phosphate ग्रुप इज बीइंग अटैच्ड हियर ऑन दिस पोजिशन. सो फॉस्फोरिलेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ ATP. ओके, ATP molecule is donating 1 phosphate and it is getting itself converted to ADP. ADP में कन्वर्ट हो जाता है, अपना एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे डोनेट करता है और बन जाता है शिकमिक एसिड 3-phosphate. ओके, नाउ दिस शिकमिक एसिड 3-phosphate in presence of phosphoenol pyruvate, you can see this is 1 molecule of phosphoenol pyruvate, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट के थ्रू बहुत सारी रीअरेंजमेंट्स होती हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेल ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच हो जाता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉरिज्मिक एसिड टेक प्लेस. ओके, सो दिस रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉरिज्मेट सिंथेज. ओके, कॉरिज्मेट सिंथेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है जिसमें कॉरिज्मिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. एक फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड की मॉलिक्यूल की एडिशन यहाँ पर होती है, इस तरह से यहाँ पर ये अटैच हो जाता है. ओके, एंड जो ये वाले जो यहाँ पर बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है, और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और इस तरह से रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉन्ड जो था यहाँ पर आ गया, और यहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया.
Okay, so chorismic acid is being formed here. Now this chorismic acid is now getting converted to prefanic acid. अब ये chorismic acid जो है यहाँ पर ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पर chorismic acid दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. This is one branch in which prefanic acid is being formed, and in the other branch you can see anthranylic acid is being formed. So prefanic acid is formed here, and chorismic acid से जो prefanic acid बनता है, this takes place in the presence of chorismate mutase. Okay, chorismate mutase enzyme है जो कि हेल्प करता है प्रीफेनिक एसिड की फॉर्मेशन में. नाउ प्रीफेनिक एसिड जो है ये आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है. आप देख सकते हैं फिनाइल एलानाइन और टायरोसिन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है. प्रीफेनिक एसिड यू कैन सी हियर, इसकी दोबारा से इसकी जो है इसमें से एक्चुअली प्रीफेनिक एसिड यहाँ पर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी. ओके, प्रीफेनिक एसिड में दो तरह के रिएक्शंस होंगे, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन. ओके, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन विल गिव फिनाइल पायरुविक एसिड. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब carbon dioxide is removed. Okay, and dehydration, removal of one hydrogen molecule also. So removal of one hydrogen molecule and removal of a carbon dioxide molecule here will give phenyl pyruvic acid. और फिनाइल पायरुविक एसिड से फिर रिडक्टिव एमिनेशन के थ्रू फिनाइल एलानाइन की फॉर्मेशन हो जाती है. ओके, रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब है यहाँ पर ग्लूटामाइन यहाँ पर इन्वॉल्व है जो कि अपना एक अमाइन ग्रुप यहाँ पर डोनेट करता है और C डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ हमें मिल जाता है CHNH2. देन इसी तरह से प्रीफेनिक एसिड जो है डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू और डीहाइड्रोजिनेशन के थ्रू, यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेशन होता है और डीहाइड्रोजिनेशन की हेल्प से यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड अगेन इसी तरह से रिडक्टिव एमिनेशन के थ्रू जो है टायरोसिन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है. So this is how phenyl alanine and tyrosine are formed from prefanic acid. Similarly, यहाँ पर chorismic acid in another branch, यहाँ पर एक ब्रांचिंग हुई जिससे phenyl alanine और tyrosine बना. इसी तरह से chorismic acid जो anthranylic acid की भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि एंजाइम जो इन्वॉल्व है वो है एंथ्रानिलेट सिंथेज, बिकॉज एंथ्रानिलिक एसिड इज बीइंग फॉर्म्ड हियर. सो एंथ्रानिलेट सिंथेज एंजाइम, एंड दिस एंथ्रानिलेट सिंथेज एंजाइम देन कंबाइंस विद फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट. ओके, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये बनाता है, यहाँ पर ये इंडोल रिंग बन जाता है. ओके, यहाँ पर जब फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानिलिक एसिड. ओके, एंड थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दिस इंडोल ग्रुप इज फॉर्म्ड, दिस इंडोल moiety is formed here, and after this moiety is formed a serine group gets attached here. ये group जो आप यहाँ पर देख रहे हो, this one, this is the serine group. Okay, so this gets attached and tryptophan is formed here. Okay, so this is the formation of 3 amino acids, phenylalanine, tyrosine and tryptophan. So this is all about shikimic acid pathway and different enzymes and different reactions involved in the shikimic acid pathway. Thank you.